Hello guys, good morning. Welcome to Chris Educational Hub. How are you? I think you are fine. Now we are going to next chapter, economics reforms in India. Why needs of economics reforms? Today we are introduced such as and we know what is the LPG policy. Okay, तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हम लोग आज पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. बोलने से आर्थिक जो हमारी क्रिया है उसमें सुधार. क्यों सुधार की जरूरत पड़ी और वो भी कब? 1991 के बाद, आफ्टर 1991, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक के क्षेत्र में हमने एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया, अपने ऊपर लागू किया. क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? कितना अच्छा हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा था, हम अच्छे से वर्क कर रहे थे, पर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्यों आवश्यकता पड़ी, इन चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं. ठीक है, तो बिफोर 1991 इंडिया में क्या काम कर रहा था? तो मतलब 1991 तक भी तो 5 ईयर प्लान काम कर रहा था, पर क्यों एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हमें एलपीजी पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी. पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे इंडिया की सिचुएशंस 1991 से पहले कैसी थी. तो हमने देखा, हमने पढ़ा भी है इन चीज़ों को 5 ईयर प्लान में कि हमारी जो पॉलिसी थी या हमारा जो वे ऑफ फ्लो ऑफ वर्किंग था वो किस टाइप का था. तो वो सोशलिस्ट प्रकार की थी. हम किससे प्रभावित थे? तो हम रशिया के थॉट से, रशिया की विचारधारा से प्रभावित थे. और हम क्या कर रहे थे? तो अकॉर्डिंग टू रशिया के अनुसार ही हम अपने यहाँ भी इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे थे. कैसे? तो सोशलिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हुए. ठीक है, तो 1991 से पहले, सबसे पहले हम 5 ईयर प्लान पढ़ा है ना, उसमें एक दो चीजों को देख लेते हैं. कभी हमने अपने 5 ईयर प्लान में एस्टेब्लिशिटी नहीं रखा. क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग ऑफ फ्लो था, जो काम करने का वे था, वो एक आप बोल सकते हो कि सही गाइडलाइन नहीं था. हम काम करते थे लेकिन एक सही दिशा में नहीं कर सकते थे. जैसे कि हमने देखा 1951 जो हमारा था से 1956 तक हमारा क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, है ना. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किसको लिया था? एग्रीकल्चर को अपना क्या बनाया था? बेस बनाया था कि हम सबसे पहले किसको स्ट्रॉन्ग करेंगे? तो अपने एग्रीकल्चर को करें हमें, है ना. एग्रीकल्चर बोलने से कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि जब हमारे यहाँ स्वतंत्र हुए हम 1947 में, उसके बाद हमारे यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खराब थी. क्यों खराब थी? क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है, इस बात पे नहीं जाएंगे. क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका न तो हम यूज़ करना जानते थे और ना ही हम उनको कैसे यूज करें ये हमारे पास नॉलेज था, है ना. तो हमारी जितनी भी अर्थव्यवस्था थी उनको तो पहले अंग्रेजों ने तहस नहस करके यहाँ से चले गए. उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो हम कहीं से अपने आप को सुधारना नहीं चाहते थे, दूसरे देशों की सहायता नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी 200 ईयर अपने आप को कॉलोनियल सिस्टम में जी चुके थे. अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म को करने के लिए हम किसी भी और देश के साथ कंसल्ट नहीं रखना चाहते थे. इंडिया हमेशा से एक इम्पोर्टेड कंट्री रहा, हमेशा इम्पोर्ट करता है ना, एक्सपोर्ट तो करता नहीं है, कम से कम करता है. तो हम क्या करते थे? इंपोर्ट हमेशा करते थे. एक बात आप जान लीजिए कि इंडियन की जो पॉलिसी थी वो कभी भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं थे हम, क्योंकि हम हमेशा से क्या करते थे? तो हम हमेशा से इंपोर्ट करते थे, हमेशा से चीज़ों को. अभी भी हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बाहर से मंगाते हैं अपने लिए, कम से कम चीज़ अपने देश से दूसरे देश को भेजते हैं. तो ऐसे क्या होता है? किसी भी देश की अगर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है तो उसके डेवलपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उनके यहाँ फॉरेन रिजर्व या आपके यहाँ से बने हुए प्रोडक्ट बाहर नहीं जा पाते हैं. तो क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो डिस्टर्ब होती है. तो हम कभी भी क्लोज इकोनॉमी नहीं थे. हम हमेशा क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अदर कंट्री से इंपोर्ट करते थे, मंगवाते थे चीज़ों को. ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं. हमने अच्छा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखा तो हमने उसको एग्रीकल्चर बेस्ड बनाया. जैसे ही फिर हम देख रहे हैं 1956 टू 1961 जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जो पीसी महानबोलिश का था, वो किस पे डिपेंड था? तो उसको हमने इंडस्ट्री बेस्ड बना दिया, है ना.
इंडस्ट्री बोलने से इसमें हमने बहुत सारे, जैसे आपका BSP है जो है इस प्रांत, उसकी हमने स्थापना की। इट मीन्स कि पहले में हमने एग्रीकल्चर को टारगेट कर लिया, दूसरे में इंडस्ट्री को कर लिया। इट मीन्स कि हम किसी भी एक चीज को फोकस करके नहीं जा रहे थे। और यही प्रॉब्लम होता है कि अगर हम किसी एक वे को फोकस नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग का भी कर रहे हो और अदर चीजों में माइंड लगा रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप किसी एक चीज को टारगेट करोगे तो आप उसकी मास्टरी हासिल कर सकते हो, उसमें बेटर कर सकते हो। उसी तरह से हमारी इंडिया की जो पॉलिसी थी, जो हम 5 ईयर प्लान को लेकर के काम कर रहे थे, कभी हम उसको एग्रीकल्चर बेस्ड बना देते थे, कभी उसको इंडस्ट्री पे काम करने पे लगा देते थे। इट मीन्स कि एक फ्लो ऑफ वे जो था वो हमारे यहाँ नहीं था। अब हम समझ लेते हैं कि बिफोर 1991 हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीजें थी। तो हमने बताया कि हम रसिया की विचारधारा से प्रभावित थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे। तो हमारे यहाँ अगर मान लीजिए किसी को फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक फैक्ट्री खोलनी है या एक कारखाना खोलना है, तो हमारे यहाँ जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही थी। तो अगर किसी बंदे को यहाँ पे किसी चीज की इंडस्ट्री डालनी है, तो इंडस्ट्री डालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। और अभी आप एक बैंकिंग सिस्टम में ही देखो, आप SBI में जाओ तो वहां पे काम करने वाले जो वर्कर आपको मिलेंगे, और आप एक प्राइवेट बैंक ICICI में जाओ तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। आपका काम ICICI प्राइवेट बैंक है, वहां पे बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन SBI में आप जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। मतलब जो फीताशाही चल रहा है वो चल रहा है। तो क्या होता था कि यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग थे, जो गवर्नमेंट का वर्क करते थे, वो अगर किसी इंडस्ट्री वाले को लाइसेंस लेना है तो बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं कि थक हार करके वो सोच लेते थे कि चलो इंडस्ट्री डालने से अच्छा है कि इंडस्ट्री के बिना ही हम रहे। इट मीन्स कि वो रिफॉर्म नहीं कर पाते थे। यहाँ पे इतनी मतलब टाइट लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम थी। अगर किसी को कुछ करना है तो उसके लिए अगर उसको लाइसेंस लेना, ऐसे अब तो इंडिया में नहीं है। अब इंडिया में बस अगर आपको जैसे शराब का कारखाना खोलना है या फटाके बनाने हैं, मतलब जो भी इंजोरियस चीज है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ रहा है। बट उस समय आपको किसी भी चीज के लिए सबसे पहले कारखाना डालना, कोई भी चीज का, आप अगर वेलफेयर का भी काम कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, लाइसेंस लेना है। और लाइसेंस प्रणाली इतनी तगड़ी थी, इतने इसमें गवर्नमेंट के काम करने वाले लोग फीताशाही दिखाते थे कि कोई बेचारे करने से ज्यादा बेटर मानते थे थक हार करके कि इट्स नॉट पॉसिबल, आई कैन डू इट, है ना। वो बेचारे वहां पे थक हार के छोड़ देते थे। इट मीन्स कि लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो मतलब लिबरल नहीं था, वर्किंग का जो फ्लो ऑफ वे था वो लिबरल नहीं था, यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोटा निकलता था। कोटा कहने का मतलब कि अगर किसी चीज में 100% सीट के लिए किसी चीज की निकली है, मान लो कि जैसे आप बैंकिंग खोलना है, ठीक है, तो उसमें अगर 100 सीट निकली है तो उसमें भी 20% 30% क्या था, कोटा कर दिया जाता था। जो इस सेक्टर के लोग थे वही लोग कर लेते थे, और जो नॉर्मल बेचारे अगर करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि इस कोटा में या तो वो नहीं आते थे या अगर आते भी थे तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझना पड़ता था, क्योंकि ये सारी व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही तगड़ी व्यवस्था थी, ठीक है। अब परमिट की बात कर रहे हैं। तो परमिट की बात बोलने से मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं से सामान मंगवाना है, जैसे अभी है ना कि कोई भी हमारा जैसे प्राइवेट सेक्टर है, अंबानी जी को विदेश से सामान मंगवाना है तो उनको अब गवर्नमेंट की परमिट नहीं चाहिए, या यहाँ पे उनको सीमा पे शुल्क जो कह सकते हो आप, इतना अधिक लगा दिया जाता था कि वो बेचारे सामान मंगवाना नहीं चाहते थे या अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे परमिट की जो व्यवस्था थी वो बहुत टाइट थी, है ना। इट मीन्स कि जो बिफोर 1991 की पॉलिसी थी इंडियन इकोनॉमी की, वो काफी क्रिटिकल थी, क्योंकि हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक से बिलोंग करते थे। मतलब हमारी इकोनॉमी कभी सोशलिस्ट नहीं रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी हम हमेशा से रहे हैं, पर हमारा जो थॉट ऑफ वे था वो किससे मिलता था, तो वो मिलता था सोशलिस्ट इकोनॉमी से, जिसके कारण अगर किसी को लाइसेंसिंग लेना है, कोटा है, परमिट, मतलब आप बोल सकते हो कि बिफोर 1991 हम 3 चीज को करते थे, किसको, LQP, लाइसेंसिंग, कोटा और क्या, परमिट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि हमको 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े, चेंजिंग करने पड़े अपने इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है। तो देख लेते हैं द गल्फ वार, जो गल्फ वार हुआ, गल्फ युद्ध हुआ, उसमें 1991 और 1999 में
जो तेल है, ऑयल जो हम बाहर से मंगाते हैं, उसकी काफ़ी क्राइसिस हो गई, क्योंकि वहाँ पे गल्फ वार चल रहे थे, जिसकी वजह से हमें ऑयल मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, फिर है इन्फ्लेशन पीकिंग। जो उस समय इन्फ्लेशन का रेट था वो काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी, जिसके कारण लोगों का सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उस टाइम। और उसके बाद क्या था, तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रीचिंग 8.4% ऑफ द जीडीपी। हमारी जो गवर्नमेंट की, हम जो अभी जीडीपी पढ़ते हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, उसकी जो मतलब आप रेट हम बता रहे हैं, वो कितना हो गया था, तो 8.4% हो गया था, इतना महंगा हो गया था। अभी हमारा कितना है 3.3, तो भी हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो जीडीपी है वो काफी महंगा है, हम इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम हो रही है। और आप समझ सकते हो कि एक तो ऐसी इकोनॉमी जो कि बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रही है, और उसके पास एकाएक जीडीपी बढ़ के कितना आ जाए 8.4%, तो उस जीडीपी का क्या हाल होगा, है ना। तो मतलब ये सारे प्रॉब्लम चालू हो गए कब, 1991 से पहले। उसके बाद है बाय द मंथ ऑफ जून इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज हैड डिक्लाइन। अब इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कब से, तो जून महीने से क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, काफी कम हो गई, फॉरेक्स रिजर्व जिसको आप बोलते हो वो। और क्या हो गया, तो डिक्लाइन जस्ट 2 वीक ऑफ इंपोर्ट कवरेज। आप किस, जैसे हम तेल बाहर से मंगा रहे हैं, अन्य प्रकार की चीजें मंगा रहे हैं, तो उसको मंगाने के लिए हमारे पास मात्र कहीं पे आप देखोगे 14 दिन 7 दिन, मतलब आप अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो कि 14 दिन का हमारे पास कोटा रह गया था, कि आफ्टर 14 डेज हमारे पास कोई फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचेंगे कि हम बाहर से सामान को मंगा सके। हमारे पास ये कंडीशन आ गई थी। तो अब ऐसे कंडीशन में या तो देश क्या हो जाएगा, नहीं चलेगा, करप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करें कि अपनी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ सुधार लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो हमारी इकोनॉमी वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। कब, 1991 में। क्या उसको बोला गया, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला गया। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसे ही नहीं हुए, इसकी क्या जरूरत थी, क्यों एकाएक हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनी इकोनॉमी में करना पड़ा, क्यों हमारी ऐसी वांट्स हुई जिसके कारण हमने इकोनॉमी रिफॉर्म की। अब हमारे यहाँ जब क्राइसिस आ गई, प्रॉब्लम आ गई, हमारी अर्थव्यवस्था अब 14 दिन के बाद नहीं चल पाएगी, ऐसी जब हमारे गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके बाद तो रिफॉर्म्स करना बनता ही था, क्योंकि बिना रिफॉर्म के तो कुछ हो नहीं सकता। तो फिर हमने जो 1991 ईयर्स था, इसमें अब क्राइसिस होने की वजह से किसके पास गए, तो हमारे जो 2 ऐसी वर्ल्ड बैंक और IMF मॉनेटरी फंड है जो कि पैसे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, तो हम किससे कंसल्ट करने गए, तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF, मतलब इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इन दोनों से ऐसे हम जा नहीं रहे थे, पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो गई कि हमें किसके कंसल्ट में जाना पड़ा, तो वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। और किसके पास जाना पड़ा, तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी जो मतलब LPQ जो कोटा चल रहा है, या आपने यहाँ कोटा सिस्टम, लाइसेंसिंग सिस्टम जो है, उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में आप रिफॉर्म्स नहीं कर पाओगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व आउट नहीं हो सकता है। तो हमारे जो गवर्नमेंट थे, नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी, नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमारी सरकार थी, दोनों ने मिल करके एक मॉडल को तैयार किया। किसके संरक्षण में, तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों के गाइडलाइन पे हमारे देश में राव और PV नरसिम्हा राव जो थे, उनके सरकार में एक नए रिफॉर्म हुए। और मनमोहन सिंह हमारे उस समय क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। तो इसे मनमोहन सिंह कौन थे, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। और
जो हमारी नरसिम्हा राव की जो थी वो क्या थी, सरकार की थी। तो इन दोनों के मॉडल पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने और जो हमारे नरसिम्हा राव जिनकी सरकार थी, दोनों ने मिलकर के एक मॉडल तैयार किया 1991 में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राव मोहन मॉडल। ये मॉडल बनी। इस मॉडल में क्या किया गया, तो इस मॉडल में सुधार किए गए किसके द्वारा, तो हमारी जो मॉनेटरी फंड है, IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों के गाइडलाइन में हमने क्या किया, अपने जो लाइसेंसिंग प्रॉब्लम थी, कोटा थी, इन सारी व्यवस्था में रिफॉर्म्स किए, चेंजिंग किए, और उसके बाद हम अपने देश में फाइनली क्या लाए इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, तो LPG सिस्टम जिसको बोलते हो आप, LPG सिस्टम है ना, इसमें इसकी L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन है ना। तो हम क्या रिफॉर्म लेकर के आए, LPG रिफॉर्म लेके आए, किसके कहने पे, तो हमने अपनी प्रॉब्लम को जो वर्ल्ड बैंक और IMF के पास रखा, तो राव मनमोहन मॉडल तैयार हुआ, और उस मॉडल के बेस पे हमारे देश में क्या हुआ, तो नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसकी वजह से जो हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसका सॉल्यूशन हुआ और हमारे देश में इन तीनों को लागू किया गया। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये तीनों है क्या, है ना। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट थी उसको मॉनेटरी फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि सबसे पहले आप अपने अंदर क्या लाइए, तो लिबर्टी लाइए, है ना। लिबर्टी बोलने की मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ आज़ादी नहीं है, आज़ादी है, लेकिन किस फील्ड में लानी है, तो इकोनॉमिक फील्ड में। आपका जो लाइसेंसिंग सिस्टम है वो काफ़ी हार्ड है, कोई चाह के भी काम नहीं कर पाता है, मतलब अपने यहाँ लिबर्टी को लाइए, और उसके बाद क्या कीजिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म कीजिए, ताकि यहाँ आपके यहाँ बाहर की कंपनी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सके, आप अपने यहाँ खरीद सको उन चीज़ों को। इसके लिए क्या करना है, तो आपको लिबर्टी लानी है, किसमें, अपने इकोनॉमिक सिस्टम में लानी है। हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन में, लिबर्टी में तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे रिफॉर्म्स करवाए, पर उसमें जो मेन रिफॉर्म्स है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्या किया, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब आप जो इंडस्ट्री पर लाइसेंस प्रोवाइड करते हो, इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने के लिए कहते हो, और इस चक्कर में वो लाइसेंस ले नहीं पाते हैं और काम नहीं कर पाते, जिसके कारण आपके यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले आपके यहाँ का जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको क्या करो, उसको आप एवोल्यूशन करो, हटा दो, लाइसेंसिंग मत रखो, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे लाइसेंसिंग रखने की आपको जरूरत नहीं है, उसको हटाइए, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। आप जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर की हर चीज़ों को लागू कर रखे हो, आप हर चीज़ों में कहते हो कि गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट ही सारे काम करेगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको चेंजिंग करने पड़ेंगे अपनी पॉलिसी में। क्या चेंजिंग करने पड़ेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप अगर आप उनको प्रायोरिटी दोगे तो वो क्या करेंगे, वो आपके सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं और आप में नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म आ सकते हैं। इट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर को भी क्या मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, है ना। आप इसमें कहा गया कि आप किसी एक ही फील्ड को, जैसे आपको मान लो कि कहीं पे अभी जैसे कोरोना है, मास्क बनाने की जरूरत है ना, तो आप कोई एक पार्टिकुलर को दे रहे हो कि आप ही मास्क बनाओ, और अगर दूसरे देश में या आप ही के देश में उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो एक अगर नहीं बना पा रहा है, इट मीन्स कि वो कम मात्रा में बना पा रहा है, क्योंकि उसके पास उतनी ही कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू अपनी कैपेसिटी वो काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए आप किसी और को भी हायर कर सकते हो और वो प्रोडक्शन बना सकता है। इसमें क्या करना है, तो आप जो ये रखा के रखे हो कि एक ही इसमें अगर है, एक ही कंपनी है तो वही कंपनी वर्क करेगी, तो आपको इसको चेंज करना है और इसमें क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना है। अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें जो भी एरिया आ सकते हैं काम करने के लिए, उनको आप इन्वॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद नाउ फोर्थ हम देख लेते हैं कि फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। इट मीन्स कि अगर जैसे कि आपने कोटा सिस्टम लगा दिया था या क्या कर रहे थे, आप टैक्स ज़्यादा वसूल रहे, तो आपको उसको कम करना है। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर, अगर मान लीजिए कि आप बाहर से कोई कंपनी आ रही है यहाँ पे, जैसे मोदी जी की मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रही है ना, तो मोदी जी ने क्या कहा है कि अगर कार बनाने की 20 फैक्ट्री यहाँ पे लगेगी, 20 कार बनाने वाले
ऐसे फैक्ट्री को हमने चॉइस किया है तो उसके साथ क्या कर दिया है, उन्होंने टैक्स माफ कर दिया है कि आप यहाँ आकर के बस सामान बनाओ और यहीं से बना करके आपको जहां भी बेचना है, वर्ल्ड के जो भी मार्केट में जाना है आप वहां पे बेचो। इट मीन्स कि क्या, ये वही रिफॉर्म्स हैं जो हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, ये वही रिफॉर्म्स है जो आज मोदी जी मेक इन इंडिया में ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी सेक्टर को अगर आप आने के लिए बोल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टैक्सेशन सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा और उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी। तभी तो आपके यहाँ आकर के या आप ही के यहाँ के कोई व्यक्ति को बाहर की जरूरत है, वो चीजों को अगर मंगाना चाहते हैं तो वो तभी मंगा पाएंगे जबकि उनकी पॉसिबिलिटी होगी या उनको उसमें बजट में आएगा, उनको अगर वो काम करने से बेनिफिट्स होंगे तभी वो काम करेंगे। इट मीन्स कि आप अपनी पॉलिसी को क्या करो, लिबरल करो, है ना। उसके बाद देख लेते हैं कि जो फिजिकल सेक्टर है उसमें क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या चेंजिंग हुए। तो आरबीआई एक्ट, पहले आरबीआई एक रेगुलेटर के रूप में काम करती थी, सारे बैंक को रेगुलेट करती थी, है ना। इट मीन कि वो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती थी सारे बैंक उसी को फॉलो करना है, आज भी करती है। लेकिन आज आरबीआई एज अ फैसिलिटेटर के रूप में काम करती है, मतलब वो किसी चीज को थोप नहीं सकती है। अगर उनका जो बेस रेट है तो वो बेस रेट से एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा जाकर के नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आरबीआई आज एक फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रही है, रेगुलेटर के रूप में काम नहीं कर रही है कि बैंक हर चीज के लिए बॉन्डेड है आरबीआई से, आरबीआई जैसा बोलेगी उसी के हिसाब से करेगी। आरबीआई एक फैसिलिटेटर है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है सारे बैंकों को, ना कि उसको रेगुलेट कर रही है। इट मीन्स कि क्या लाओ, लिबर्टी लाओ, हर क्षेत्र में आप क्या करो, लिबर्टी लाओ अकॉर्डिंग टू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, है ना। फिर क्या कह रहा है कि आप टैक्स रिफॉर्म्स करो, मतलब टैक्स में सुधार करो। आपने पढ़ा है कि टैक्स रिफॉर्म्स किसके अंतर्गत बनाया गया था, तो ये चिलैया समिति के अंतर्गत बनाया गया था, है ना, कमेटी, है ना। तो चिलैया कमेटी के अंतर्गत क्या बनाया गया था, टैक्स रिफॉर्म्स। आप जो टैक्स ले रहे हो हर चीज पे एक जैसा टैक्स नहीं लेना है, उसमें रिफॉर्म करो, चेंजिंग करो और उसको भी लिबरल बनाओ, तब जाकर के आपके यहाँ की जो वे ऑफ वर्किंग है या आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी और आपके इकोनॉमिक सिस्टम में सुधार आएगा, है ना। फिर कह रहे हैं कि एक्सचेंज सेक्टर रिफॉर्म्स, हर सेक्टर में आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना है। कैसे? आईएमएफ ने ये टर्म रखा, क्या रखा कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करो, है ना, आप वो मूल्यांकन करो। उसमें क्या करना है कि आप अगर अपनी करेंसी को कम कर दोगे, जैसे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना कि चाइना जो है वो चाइना क्या करती है, अपने करेंसी को डिवैल्यूएट करती है। डिवैल्यूएट करने से क्या होता है कि उसकी करेंसी काफी कम, जैसे कि डॉलर के हिसाब से काफी कम नीचे है, तो वहां सामान लोग अधिक से अधिक लेंगे और करेंसी उनको कम देना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो क्या होगा, उनका मार्केट अच्छा चलेगा, उनका मार्केट ग्रो करेगा। तो आप भी क्या करो, आईएमएफ के टर्म के अनुसार डिवैल्यूएट करो अपनी करेंसी को। अगर आप डिवैल्यूएट करोगे तो आपके यहाँ कम से कम पैसे, मतलब कम से कम डॉलर में लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करेंगे, खरीद सकेंगे। तो आपके यहाँ जो इकोनॉमिक फैसिलिटी है या इकोनॉमिक जो टर्म है उसमें डेवलपमेंट आएंगे। आप क्या करो, चीजों को एक बार समझ लो, फिर हम नेक्स्ट इसे आगे कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि अब हम प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, क्या है, इसको हम बोलते हैं निजीकरण करना, है ना। इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्या क्या इसमें प्राइवेट किया गया, उन चीजों को देख लेते हैं, है ना। तो इसमें कहा गया कि आप हर चीजों को जो बोल रहे हो नेशनलाइज करेंगे, वो नेशनलाइजेशन सिस्टम को कम करो, क्योंकि हर चीज को अगर आप नेशनलाइज करोगे तो जिसमें प्राइवेट सेक्टर है वर्क कैसे कर पाएंगे। इट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर को वर्क करने के लिए आपको ये जो नेशनलाइजेशन सिस्टम है उसको कम करना पड़ेगा, है ना। डिस इन्वेस्टमेंट कंपनी इनहांस, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट की उस समय 18 कंपनी ऐसी थी जो कि क्या थी, गवर्नमेंट की थी, सिर्फ गवर्नमेंट की ही कंपनी तो काम कर रही थी, क्योंकि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को वर्क कर रहे थे, है ना। तो उसको क्या किया आईएमएफ और क्या बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप अपने यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट करो। डिसइन्वेस्टमेंट बोलने से कि आपकी जो जितनी सारी कंपनी है, उस समय आई थिंक कि अब 8-9 कंपनी बच गए हैं, महारत्न जो भी कंपनी है उनको छोड़ करके बाकी हर एक कंपनी को क्या किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। क्यों किया गया और कैसे होता
होता है डिसइन्वेस्टमेंट, पहले ये चीज को समझ लेते हैं हम। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वो प्रॉपर्टी जो कि 100% गवर्नमेंट की होती है। हमने पढ़ा है ना बैंक के नेशनलाइजेशन में कि मोर देन 51% शेयर किसकी होती है, तो गवर्नमेंट की होती है। तो वो कौन सी होती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की वर्क होती है ना। और अगर मोर देन 51% किसी कंपनी की होती है तो वो क्या होता है, वो प्राइवेट सेक्टर होता है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने शेयर को बेचना चालू कर दिए, कंपनियों में से शेयर को बेचते गए। बहुत सारी कंपनी को ऐसा किया कि प्राइवेट ही पूरा कर दिए, और जो इनकी अपनी जो कंपनी थी उन कंपनी को कम करते गए, और महारत्न कंपनी को छोड़ करके बाकी लगभग सभी कंपनियों को क्या कर दिया, तो प्राइवेट कर दिया। अपने जो शेयर थे वो शेयर निकाल लिए और उसको क्या कर दिए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिए। ठीक है, तो आपने आई थिंक कि डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जब अपनी प्रॉपर्टी में से अपना शेयर निकाल करके उसको प्राइवेट कर देती है तो वो जो गवर्नमेंट की शेयर निकलती है वो क्या कहलाती है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद डीरेगुलेशन। आप हर चीज को कह रहे हो कि आप ही रेगुलेट करोगे। अच्छा, एक ऐसे इकोनॉमिक्स थे जो इनको सपोर्ट करते थे, किसको, डीरेगुलेशन को, या पब्लिक को वर्क करना चाहिए हर सेक्टर में। कौन थे वो, आप आई थिंक कि नाम याद हो आपको, तो वो एडम स्मिथ थे, है ना, जिनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी, है ना। तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था, किस चीज को, कि आप हर चीज को खुद रेगुलेट नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट का काम होता है एज अ फैसिलिटेटर, आप फैसिलिटी प्रोवाइड करो, आप हर चीज के लिए खुद को मत लगाओ, आप उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छे से वर्क करने दो, तो आपके यहाँ कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो वर्क अच्छे से होगा, है ना। फिर ये हमने देखा डी लाइसेंसिंग, हमने पढ़ा है कि हर चीज में लाइसेंसिंग की अगर प्रक्रिया रखेंगे तो क्या होगा कि आदमी प्रोसेस करते करते थक जाता है। और आई थिंक कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्राइवेट सेक्टर के जो काम करना चाहते हैं पर लाइसेंसिंग सिस्टम में पढ़ने की वजह से क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो क्या करना है, आपको लाइसेंसिंग सिस्टम को कम करना है। उसके बाद सब्सिडी रिडक्शन, हर चीज में आप सब्सिडी नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। अगर हर चीज में सब्सिडी प्रोवाइड करोगे आप गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट, तो पब्लिक जो प्राइवेट काम कर रही है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। फिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप अगर इंपोर्ट ही कर रहे हो तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करो। फॉरेन मतलब बाहर के लोगों को अपने चीजों को, अपने थिंग्स को इंडिया में आप क्या करो, उसको बेचने दो, एज अ मार्केट के रूप में आप अप्लाई हो लोगों के लिए, है ना। तो ये किसके लिए था, प्राइवेटाइजेशन के लिए। ये हमारे क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, कब की, तो 1999, आफ्टर 1999 की पढ़ रहे हैं, है ना, जो कि किस पे डिपेंड थी, तो ये बेस्ट थी राव मनमोहन मॉडल पे, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार ग्लोबलाइजेशन पढ़ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वर्किंग क्या। अब हम पढ़ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब, तो वैश्वीकरण, है ना। हमारे इंडिया में हमेशा एक थॉट रहा है कि पूरा विश्व क्या है, एक कुटुंब है ना। तो इसी को यहाँ पे फॉलो किया गया कि आप क्या करो कि जितने भी देश हैं उनसे अपने यहाँ अगर आप इंपोर्ट ही कर रहे हो तो चीजों को इंपोर्ट करो। समझ लेते हैं थोड़ा सा, अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, आप जो बॉर्डर पे बहुत सारा जो आपका चेकिंग होता है या बहुत सारा जो आपका टैक्सेस है, उन चीजों को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो बाहर से जाते हैं, आते हैं या बाहर को जाते हैं, इट मीन्स कि या तो आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, इसमें आपको क्या लाना है, लिबर्टी लाना है। ठीक है, कैपिटल एंड लेबर फोर्स, हम लोग क्या मंगाते हैं, या तो लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सर्विस एक जगह से दूसरी जगह। सर्विस कौन करती है, पब्लिक करती है। तो हम आज भी देखते हैं ना कि हमारे यहाँ के लोग अमेरिका जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, इराक जाते हैं, क्यों, एज अ वर्किंग, काम करने के लिए जाते हैं, है ना। तो इनका कहना था कि आप ग्लोबलाइजेशन को सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप ग्लोबलाइजेशन के सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपकी यहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफी ग्रो करेगी। तो यही थी हमारी एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई थिंक कि मैंने इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश
की है, ठीक है। और अगर कुछ भी इसमें रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिए और आप हर चीज़ों को एक बार जोड़ करके कनेक्ट करके खुद से पढ़िए, है ना। और अगर आपको समझ में आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आपको करना है। ये मैं बार बार नहीं बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास को शेयर नहीं करोगे, क्लास को शेयर करोगे और चीज़ों को समझिएगा। कुछ प्रॉब्लम होने से जरूर आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप कमेंट नहीं करोगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा रिफॉर्म्स था कब, तो आफ्टर 1991 एलपीजी पॉलिसी, ठीक है। हमने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।